सामने स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, केमिकल काइनेटिक्स फुल चैप्टर पार्ट 3 और ये आपका लास्ट पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, आप पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले इसके पहले के जो 2 पार्ट हैं उनको पढ़िए, तब इस थर्ड पार्ट को पढ़ने का मज़ा आएगा। और अगर आप पहले 2 पार्ट पढ़ चुके हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इस थर्ड पार्ट को पढ़िए। मुझे आप शायद अब तक जान चुके होंगे। तो ये पूरा NCERT बेस्ड है और इसके पहले तक का मैंने पूरा हिस्सा, एक एक आर्टिकल NCERT से, है ना। कुछ गैर ज़रूरी आर्टिकल अगर मैं छोड़ दूं तो उसको बुरा मत मानना। मेरे वीडियो मेन जो है आपको जोर देते हैं एकेडमिक लेवल पे और 50% बेस आपका बना देते हैं कंपटीशन लेवल के लिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या असर होता है, एक आपको मैं पते की बात बताता हूँ। टेम्परेचर के टक्कर का कोई दूसरा फैक्टर केमिस्ट्री में है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। नंबर 1 फैक्टर फॉर केमिस्ट्री इज टेम्परेचर। देखिए, जनरली कोई रिएक्शन चल रही है कि स्पीड से, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अब चाय बनाई जा रही है और थोड़ा जल्दी बनानी है, बोलो जल्दी बनाओ, फूफा जी आ गए, जल्दी जल्दी बनाओ। तो जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नॉब को बढ़ा देंगे, 2 नंबर से 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, फुल पे कर दिया। अचानक आप देखते हो उसके अंदर खड़बड़ 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 बढ़ने लगता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। लेकिन रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई तो कैसे बढ़ गई, टेम्परेचर के साथ रेट का क्या कनेक्शन है, ये इस टॉपिक में बताया जाता है। चैप्टर का वज़न 5 मार्क्स का है और अक्सर 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक में मिल जाता है। देखिए, ये 2 फैक्टर पे बेस्ड है। एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, है ना, म्यू इक्वल टू KT + 10 डिग्री अपॉन KT डिग्री। ये म्यू होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। पहला ये हमको एक फैक्टर दिया गया, यहाँ पर जो KT डिग्री होता है ये होता है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड और KT + 10 डिग्री होता है रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा के निकालेंगे, दोनों का रेशियो निकालेंगे और इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई टेम्परेचर के असर की, बट द कॉन्सेप्ट वॉज फेल्ड। जब कॉन्सेप्ट ससुरा फेल हो गया तो उसको लेके चलने का फ़ायदा क्या। तो ये हमको मालूम होना चाहिए, एक नाम, एक हमको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और ये भी कहानी मालूम होनी चाहिए कि ये बेकार सा घिसा पिटा टॉपिक था, फेल हो गया था। तो इसके बारे में जितना जानना था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं नंबर B पे, और उसका नाम, उनका नाम जिनके नाम पर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो वो तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और ये कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। आर्हीनियस derived following equation starting from थर्मोडायनामिक्स। हमारे कोर्स में है नहीं,
ये डेरिवेशन, तो हमको क्या करना है, आर्हेनियस ने डिराइव किया फॉलोइंग इक्वेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स की मदद से उन्होंने इक्वेशन को डिराइव किया, विच गिव रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट के, देखिए, विच रिप्रेजेंट्स रेट, रेट कांस्टेंट बोलो रेट बोलो एक ही बात है, रेट कांस्टेंट के एंड टेम्परेचर। इतना कठिन इतना खतरनाक रिलेशन केमिस्ट्री में कोई दूसरा नहीं है। बायो के स्टूडेंट की तो खाट खड़ी हो जाएगी इसको देख के। देखिए मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन है K इक्वल टू AE⁻ EA/RT, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये वो महान समीकरण, महान इक्वेशन, ग्रेट इक्वेशन जिसने K और T को रिलेट किया, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। शब्दों में बोलना भी बहुत कठिन है। ये रखा है K, ये रेट को रिप्रेजेंट करता है, ये रखा है T, ये टेम्परेचर है। K और T के बीच में रिलेशन दे जाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे आर्हेनियस। इक्वेशन 1 नोट्स बनाते चलिए, इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। बहुत दिन बाद वीडियो ला पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, थोड़े खुद के भी काम होते हैं, रोजी रोटी का सवाल होता है, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाना है, अपना पेट भी पालना है, और जो बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, जिनको मदद नहीं मिल पा रही इंडिया में, स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल वाले मक्कारी कर रहे हैं, कोचिंगें खुली नहीं है प्रॉपरली, खुली हैं चोरी छुपे, थोड़े थोड़े बच्चे बिठा के पढ़ा रहे हैं, फीस भी बढ़ा दी, उनके लिए मुझे फ़िक्र है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। बहुत गर्मी है इस समय, फिर भी बना रहा हूँ। लाइक ना किए हो तो भैया लाइक कर दो, कमेंट कुछ कर दो अच्छा सा जो लगता हो, अच्छा बुरा जो है ना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब करो, तुरंत। तो ये इक्वेशन हमारी कहलाती है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस ने सबसे पहले, इनका नाम जो केमिस्ट्री में आया वो आया जब इन्होंने एसिड बेस का अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो अब ये इक्वेशन आपको याद करनी है, और इस इक्वेशन में आपको पहले टर्म्स को समझना है कि जो इसके अंदर के टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, बस ये बेस्ट इक्वेशन है अब तक की। देखिए, के रेट कांस्टेंट, ठीक है, ए या ए से हुआ आर्हेनियस कांस्टेंट। अच्छा, कभी कभी इसको एक्सपोनेंशियल के पहले लिखा है तो इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। प्री का मतलब पहले, एक्सपोनेंशियल टर्म के जो पहले लिखा हुआ है। ई तो एक्सपोनेंशियल टर्म है या बेस ऑफ कॉमन लॉग। देखो, लॉगरिथम अगर नहीं आता है आपको तो आप इस चैप्टर में प्रॉब्लम आने वाली है आपको। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके भी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, 2 वीडियो हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको लॉग का सारा खेल समझ में आ जाएगा। लॉग आपको कोई नहीं समझाएगा, और नहीं तो जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हो चले जाना, केमिस्ट्री वाले टीचर से पूछना, वो तो हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा ये मेरी ब्रांच है ही नहीं, केमिस्ट्री में इतना है नहीं, अब आता नहीं है। फिजिक्स वाले से पूछोगे वो कहेगा मुझे नहीं आता, और मैथ वाला भी कहेगा उसको भी नहीं आता। इसलिए आप उन 2 वीडियो को पढ़िए, उसको जानिए।
तो कॉमन लॉग हो गया आपका ई। उसके बाद अब आया आपका ई ए, ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ए फॉर एक्टिवेशन और ई फॉर एनर्जी। आर होता है गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में, डिग्री सी में नहीं होता है। टेम्परेचर होता है केल्विन। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको एक नाम भी दिया गया है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इक्वेशन 1 is called exponential form of Arrhenius equation। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको इसी पे बेस्ड करवाता हूँ। आप अगर एनसीईआरटी बुक है तो ओपन कर लीजिए, नहीं है तो जाके डाउनलोड करिए। और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, आप समझ लेना ये 3 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4.26 द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। किसी हाइड्रोकार्बन के डिकम्पोजिशन से रिलेटेड ये इक्वेशन को वो फॉलो करता है। 4.5 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स ई की पावर -28,000 के बाई टी। देखो ये के ज़बरदस्ती दिया हुआ है, के का मतलब केल्विन है, टेम्परेचर केल्विन में है। कह रहा है कि भैया कैलकुलेट करो ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करो। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो भी बताता हूँ। लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन को करिए। जो जैसे ही हमने इस इक्वेशन को देखा ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ए की पावर में गिवन है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर विद आर्हेनियस इक्वेशन के इक्वल टू ए ई की पावर -EA/RT। इससे हमने इसको कंपेयर कर दिया तो के के बराबर के हो गया। देखो ए की वैल्यू निकल आई 4.5। जैसे क्वेश्चन में अगर दिया जाता कि आर्हेनियस कांस्टेंट निकालो तो ए की वैल्यू निकल जाती। अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनेगा तो ए को भी निकलवाएंगे, लेकिन निकालना क्या है, हमको ई ए की वैल्यू निकालनी है। अब आप ध्यान से समझिए, कंपेयर कर रहे हो तो भैया ये ई की पावर ये और ई की पावर ये तो बराबर हो जाएगा। और दोनों में देखो माइनस माइनस तो हो गए, एक ही हो गए, बराबर हो गए। माइनस माइनस को काट देते हैं और फिर उसके बाद अब हम टर्म को लिखते हैं। चलिए तो क्या लिखा, EA/RT माइनस कट गया इक्वल टू, इस जाल में मत फंसना, के का कुछ मतलब नहीं है, अपॉन टी। ये हमने देखिए आपको बराबर कर दिया, माइनस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पर टी से टी कट गया, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, इधर कर दे रहा हूँ बचा हुआ पार्ट, EA/R इक्वल टू 28,000। यहाँ पर इनको के की बजाय जे लिखना चाहिए था जूल में, ठीक है। सटक जाते हैं कभी कभी एनसीईआरटी वाले भी। अब देखिए आर की जो वैल्यू जूल में होती है 8.314 28,000, तो EA इक्वल टू 28,314
और ये आंसर आपका आ गया जूल में। दिस इज़ योर आंसर। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, मल्टीप्लाई कर लेना। यह आंसर हमारा आ गया जूल में। एक क्वेश्चन तो देखिए मैंने आपको बता दिया, एक फॉर्म भी हो गई आर्हेनियस की और एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी हो गया। देखिए सारा पूरा चैप्टर मैं करवा रहा हूँ, इसके पहले 2 पार्ट में भी सारा न्यूमेरिकल कराया। जितना आपको कोचिंग में मिलता है उससे ज़्यादा मैं आपको दे रहा हूँ। कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से पढ़िए, भरोसा करिए। अगर मेरे ऊपर यकीन है तो मेरे वीडियो को देखिए, नहीं तुरंत लीव कर जाइए। ठीक है, ये बालों की सफ़ेदी धूप में नहीं हुई। अब मैं आपको बता रहा हूँ अदर फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। या सीखिए k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। चलिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते, ले लीजिए। हो गया लॉग के इक्वल टू, ये यहाँ लॉग लेंगे तो ये x टर्म मान लो a को, और ये पूरे टर्म को मान लो b, y मान लो, तो log x इंटू वाई होता है log x प्लस log y। और देखिए log में बेस e लगा दिया, इसमें भी और इसमें भी। ये टर्म तो ऐसे ही रहा log के बेस e, ये भी ऐसे ही रहा। लेकिन जब भी कभी बेस ई हो और यहाँ पर भी ई हो तो ये पूरा टर्म ख़त्म हो जाता है। याद कर लेना इस बात को। ये लॉग, ये मैथ वालों को आता होगा, नहीं आता होगा, बताया नहीं जाता मैथ्स में, ठीक है, फिर भी उनको आता होगा। लॉग ई ये ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ क्या बचेगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा ई अपॉन आर टी। अब ये नेचुरल लॉग है ई बेस का, इसको बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई 2.303 लॉग के बेस 10, 2.303 लॉग ए बेस 10। देखिए जैसे ही आप ई की जगह बेस 10 करोगे, लॉग के पहले 2.303 लाना पड़ेगा ई ए अपॉन आर टी। अब 2.303 से पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा log k बेस 10 log a बेस 10। लेकिन यहाँ पे कुछ डिवाइड होने वाला टर्म नहीं है। ठीक है, पूछोगे ये क्यों कर रहे हैं भाई, इसको करने की क्या ज़रूरत है? तो बेटा यहाँ पे 2 बार 2.303 आ रहा है, यहाँ पे 1 ही बार आ रहा है, तो ये आपकी दूसरी फॉर्म हुई। इसको भी घेराबंदी कर दो, घेर घार के नक्की कर दो। इक्वेशन टू इज अदर फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म। अब इसको करने के लिए इस फॉर्म पे बेस्ड भी क्वेश्चन कोई एक अगर मिल जाता है तो और मज़ा आ जाएगी। तो चलिए ढूंढते हैं, कोई एक क्वेश्चन मिल जाए। हाँ मिल गया, उसी के तुरंत बाद का है। देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4.27 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। एक फर्स्ट ऑर्डर कोई रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट गिवन है log k
14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴, फिर वही गधा पचीसी K/T, जूल में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिलहाल मैंने चेक कर लिया। अच्छा, आप देखिए NCERT में कहीं पर भी लॉग अगर लिखा है तो वो log बेस 10 होता है, और अगर नेचुरल लॉग लिखना होगा तो वहाँ ln लिखेंगे। अगर लॉग लिखा है तो वो बेस 10 है। अब हम इस सवाल में हमको निकालना है भैया कैलकुलेट EA, पहला पार्ट है EA निकालना है। पहले EA निकालते हैं। तो देखिए कंपेयर विद, अब ये फॉर्म लगानी पड़ेगी, जैसा क्वेश्चन वैसी फॉर्म। तो लगा दीजिए log K log A EA अपॉन, और हमको निकालना है पहले क्या, EA निकालना है। अरे ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मान लो हमसे कहा जाता है सवाल में A निकालो, ये देखिए ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी ये बता रहा हूँ। अगर पूछ देते तो, मैं इधर आपको बता के दिखा रहा हूँ, अगर वो पूछ देते कि आर्हीनियस कांस्टेंट A की वैल्यू निकालो, तो आप ये करते और फिर A इक्वल टू क्या होता, एंटी लॉग, log 10 उधर जाता, एंटी लॉग, और अगर चूँकि टेबल मिलेगी नहीं आपको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10⁻14.34। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए, मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूँ। अच्छा, अब आप देखिए ये तो बराबर हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस को छोड़ देते हैं, ये मेरा पूरा टर्म इस पूरे टर्म के बराबर है, और K का कोई मतलब नहीं है। तो K का तो कोई मतलब जैसे है नहीं, इसके पहले क्वेश्चन में भी बताया था। अब अगर हम इन टर्म को बराबर करें तो देखिए क्या आएगा, EA अपॉन 2.303 RT इक्वल टू 1.25, K से कोई मतलब नहीं है T, और आप देखिए T और T दोनों हो जाएंगे कैंसिल, इस T से ये T कैंसिल हो गया, और ये पूरा टर्म उधर मल्टीप्लाई होगा। R की वैल्यू मैंने आपको बताया, याद कर लेना, तो मैं लिख रहा हूँ 2.303, R की वैल्यू 8.314, 1.25 इंटू 10⁴, इसको सॉल्व कर लेना, एनर्जी है जूल में आएगी, इतने में ही आपको 3 नंबर मिल जाएगा। बट इन द क्वेश्चन देयर इज सेकेंड पार्ट ऑल्सो, दूसरा पार्ट भी है। क्या है दूसरा पार्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ पीरियड बी, इतने। तो भैया ये इक्वेशन तो हमको लेनी पड़ेगी। फिलहाल ये मैं इक्वेशन को लिखे रहने दे रहा हूँ, ठीक है। किस टेम्परेचर पर हाफ लाइफ 256 मिनट होगा, तो हमको टेम्परेचर निकालना, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और ये हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, टी हाफ है 256 मिनट, ठीक है, 256 मिनट। तो देखिए K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, किसके लिए, ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमने वैल्यू रख दी है ना, तो टी हाफ की वैल्यू रख दी 256, ये वैल्यू हमारी निकल आई, ये वैल्यू हमारी निकल आई K की। हमको निकालना है T, तो हम ये वाले इक्वेशन में इसको हम डाल दें इक्वेशन नंबर 1, और बाकी हम सब कर देते हैं साफ, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 पे आप सीधे आ जाना, इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाना।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। चलिए लॉग के की जगह ये वैल्यू, इसको आपको सॉल्व करना होगा। बोर्ड लेवल में अगर आएगा तो वैल्यूज़ गिवन होंगी, और बाकी वीडियो से आप इसको सॉल्व करना सीख लीजिएगा। इसको बताऊंगा तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। इंटू 10⁴ के का कोई मतलब नहीं है, अपॉन टी। सारी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। टी की वैल्यू आ जाएगी केल्विन में, और ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। देखिए दो मैंने टाइप भी बता दिए, और दोनों पे बेस्ड मैंने आपको इक्वेशन भी बता दी। न्यूमेरिकल भी एक एक हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हमको एक और फॉर्म मिलती है। ये सब मैं साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक इक्वेशन बस मैं लिखे रहने दे रहा हूँ। एक और फॉर्म है अदर फॉर्म, ये भी काफ़ी यूज़ होती है, अदर फॉर्म। तो देखिए लॉग के वैसे डेरिवेशन आते नहीं हैं, छोटे छोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना। अगर ये भी नहीं कर पाते हो तो चुल्लू भर पानी ले लो। इतना भी नहीं अगर आता है तो साइंस क्यों पढ़ते हो? साइंस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अलजेब्रा नहीं आता, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, थोड़ा लॉगरिथम नहीं आता, थोड़ा एक्सपोनेंशियल नहीं आता, तो फिर आप साइंस क्यों पढ़ रहे हो? ना फिजिक्स में कर पाओगे कुछ, ना केमिस्ट्री में कर पाओगे। बायो लेके चलोगे तो उसमें भी परेशान होगे। देखिए अब ये है, अब देखिए इफ़ टेम्परेचर इक्वल टू T1, रेट कांस्टेंट इक्वल टू K1, और इफ़ टेम्परेचर इक्वल टू T2, रेट कांस्टेंट इक्वल टू K2। मान लिया, क्योंकि रेट कांस्टेंट तभी बदलता है जब टेम्परेचर बदलता है। तो अब हम इनमें वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1। हमने क्या किया, के की जगह रख दिया K2, तो टी की जगह क्या रखोगे T2, तो क्या आएगा लॉग के लॉग ए माइनस ये अपॉन, देखो टी की जगह रख दिया T2, के की जगह रख दिया K2। ये इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 बना दिया। फिर अब की बार क्या किया, के की जगह K1 रख दिया, तो टी की जगह T1 होगा, और बाकी सब चीज़ें हैं कांस्टेंट, उनमें कोई चेंज होगा नहीं। RT1 आ गया। एक इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। जब यहाँ K1 तो यहाँ T1, जब यहाँ K2 तो यहाँ T2। दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो जो कटने कुटने वाली चीज़ें हैं, लॉग ए से इसको कैंसिल कर दो। ये आया लॉग K2 माइनस लॉग K1, और लॉग K2 माइनस लॉग K1 को लिखते हैं लॉग K2 बाई K1। बेस टाइम तो है ही, ये टर्म कट गया, ये टर्म प्लस में है, ये टर्म माइनस में है। दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है, ये अपॉन 2.303 R, तो इसमें क्या आएगा 1/T1, इसमें कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/T2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हुई। और ये एक और फॉर्म हुआ। ये फॉर्म हम कब यूज़ करेंगे, जब 2 टेम्परेचर दिए होंगे और 2 रेट कांस्टेंट भी दिए होंगे, तब हमको इस इक्वेशन को यूज़ करना है। ध्यान रखना 3 फॉर्म हमारी टोटल होती हैं, हमें 3 फॉर्म को लेके चलना है। ये तीसरी फॉर्म हुई, ठीक है। इट इज फॉर्म 3 ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन आपको इसका मुझे मिल गया है एक्सरसाइज में, वो बता देता हूँ, तो करीब करीब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी का काम भी बताना है।
वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.30। द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स का मतलब, क्वाड्रपल्स का मतलब हो गया कि 4 गुना हो जाता है, हैं? DRU PU, बड़ी अजीब सी स्पेलिंग, PULES, क्वाड्रपल्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर K1 को मान लिया K, तो K2 हो गया 4K। अगर कहा जा रहा है रेट 4 टाइम्स हुआ, तो इसका मतलब हुआ रेट कांस्टेंट भी 4 टाइम्स हुआ। रेट क्वाड्रपल्स मीन्स रेट कांस्टेंट ऑल्सो क्वाड्रपल्स, एक ही बात है। अच्छा, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, और देखो T1 दिया है, तो कैलकुलेटिव काफ़ी होता है, 293 केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है। और T2 दिया है, T2 दिया है 313 केल्विन, ये दिया हुआ है। ये दो वैल्यू हमको गिवन है, T1 भी दिया है और T2 भी दिया है। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, log K2/K1 EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। हमको निकालना क्या है भैया? हमको भैया निकालना है EA, निकालना है, EA निकाल लेंगे। ठीक है, वैल्यू रखते हैं, ये रख दिया 4K, ये रख दिया हमने K। EA निकालना है 2.303 इंटू R होता है 8.314, उसके बाद 1/293 और 1/313, ये हमने वैल्यू रख दी। देखो K से K कट गया। अभी log 4 की वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिया जाएगा, तो ये होता है 0.602। ये वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, तो यह वैल्यू रख दोगे आप 0.602। बाकी तो सब आपको गुणा भाग भैया करना पड़ेगा, है ना, इतना सॉल्व कर लेना है इसको। अगला कैलकुलेशन है 313 माइनस, अच्छा सॉल्व जब करोगे तो ये की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी जूल में। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन के बेस तो सारे वर्किंग हो गई। अब देखिए, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड सब कुछ हो गया, बस एक टर्म रह गया है और वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो मैं एक्टिवेशन एनर्जी अब आपको बताने जा रहा हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, इसकी अगर डेफिनेशन लिखनी हो, इट इज़, सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ, पूछी जाती है, और बाकी कठिन के लिए और आप बुक खोल लेना, मैं आपको अच्छी बढ़िया डेफिनेशन बता रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर a reaction and एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। बस, अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है देखिए मैं बताता हूँ। ये आपका टाइम हो गया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गई, और ये आपकी हो गई एनर्जी। अब आपकी कोई अगर रिएक्शन इस तरीके से चल रही है, ऐसे,
ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, और ये जो यहाँ से ये हाइट है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ओए, ओए क्या है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको बी कर दिया। ओ बी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओ बी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ बी माइनस ओ ए, मतलब ए बी। बस ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। अगर उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। और अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। रिएक्टेंट पास में आते हैं, उनकी एनर्जी बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, पीक पर पहुंचती, मैक्सिमम पर पहुंचती। जैसे कोरोना का पीक 4,11,000 आया मई में, उसके बाद डाउन होना शुरू हुआ। ये डाउन होते होते ये प्रोडक्ट पे आ गया। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अगर आपका एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिली तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। अब देखिए कैटलिस्ट एंड एक्टिवेशन एनर्जी, क्या रिलेशन है इनके बीच में। देखिए substances which increase rate of reaction without having direct impact are called कैटलिस्ट। इनको कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, तो देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैटलिस्ट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी and so increase in rate of reaction। क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। जैसे कैटलिस्ट डालोगे एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, तो कम कर देगा तो अब ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए ये आपका बना विदाउट कैटलिस्ट। देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना विथ कैटलिस्ट, देखिए ग्राफ कोई बदल देता है। अभी क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी हुई, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, ये रोल होता है आपके कैटलिस्ट का। तो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन में। उसका असर ये होता है कि भाई रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, जो सब्सटेंस रिएक्शन की रेट को कम करते हैं, सब्सटेंसेस विच डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड, उनको कहते हैं इनहिबिटर।
अब मैं एक बार एनसीईआरटी को बस देख लेता हूँ। एनसीईआरटी रहनी ज़रूरी है कि कितना कितना क्या। बस एक चीज़ बची है, लास्ट सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मतलब होता है टक्कर। हिंदी में बड़ा नाम है इसका, सोच सकते हो क्या नाम है? टक्करवाद नहीं भाई, संघट्टवाद। संघट्ट का मतलब होता है कोलिजन और वाद का मतलब होता है थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी में बताया गया है कि आखिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो अब हमको आगे पढ़ना है, वो है हमारा कोलिजन थ्योरी, लास्ट टॉपिक। क्वेश्चन करीब करीब मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड लेवल के लिए हैं, अब बोर्ड का पेपर दोगे इस बार का, सारे क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक वो है कोलिजन थ्योरी। मैं थोड़ा सा कुछ डिक्टेट करूँगा, आप उसको लिख लो तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं कितना मैं लिखूँ, बोर्ड पे थ्योरी है दरअसल में। इस थ्योरी पे कभी कभार कोई क्वेश्चन, कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है, बाकी इन पे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी है कोलिजन, कोलिजन थ्योरी। तो देखिए, जब रिएक्टेंट्स फॉर इन अ गिवन रिएक्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर, मैं बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो, इट मीन्स देयर इज कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देयर में बी so many collisions, but all collisions are not fruitful। कोई रिजल्ट नहीं निकलता, नॉट फ्रूटफुल। only effective collisions between reactant molecules can form product। तो उसी को देखिए इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स which can produce product are called effective collision। अब यहाँ पे जैसे ये आपकी एक रिएक्शन ली गई है, A+B = प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपकी बाई मॉलिकुलर रिएक्शन के लिए थ्योरी दी गई, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन दी गई, रेट की देखिए एक क्वेश्चन आपको दिखाई भी पड़ रही होगी, रेट = ZAB, खाली मैं Z लिख देता हूँ, Z × e⁻⁻⁸ ये क्वेश्चन दी गई थी। यहाँ पे दो फैक्टर इन्वॉल्व हैं, 2 फैक्टर्स। पहला है एनर्जी फैक्टर, वही एक्टिवेशन एनर्जी। जो मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं, भी ताकत तो होनी चाहिए, दम तो होनी चाहिए, टक्कर जोरदार की, एनर्जी फैक्टर एक था। ये जो टर्म देख रहे हो ना, ये एनर्जी फैक्टर के लिए है। और दूसरा है
दूसरा इसका है ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन होता है, उसके लिए ये फैक्टर है। मतलब सही दिशा में, सही डायरेक्शन में ज़ोरदार टक्कर, आमने सामने की सीधी भिड़ंत हो और ज़ोर से हो, सही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन फैक्टर, सही ताकत से एनर्जी फैक्टर। जब ये दोनों फैक्टर बनेंगे तो आप ये एक तो एक क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लेना। अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो बोलना बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए थ्योरी है। Z होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, Z होता है मतलब 1 सेकेंड में कितने कोलिजन होते हैं, 1 सेकेंड में कितने कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, और पर यूनिट वॉल्यूम भी जोड़ देना, पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, बाद में इसमें एक करेक्शन किया गया, तो मॉडिफाइड इक्वेशन आई। मॉडिफाइड इक्वेशन क्या आई? रेट इक्वल टू P इंटू Z इंटू E, ये इक्वेशन हमारी आई। ये आज के ज़माने में ये इक्वेशन हमारी चलती है। ये दो इक्वेशन NCERT में गिवन है ना, याद कर लेना, कभी लिखने को एक नंबर में आ सकती है। और जब P एक नया टर्म आया, ये तो वही है फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये वही है एनर्जी फैक्टर के लिए है। ये P हो गया प्रोबेबिलिटी फैक्टर। नहीं, BSc MSc लेवल में है ये सब टॉपिक। 12th में थोड़ा सा दिया गया है कि टक्कर होती तो रिएक्शन होती, है ना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, साथियों, जो भी मुझे मान लो आप, अब ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। तीनों पार्ट खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी कहिए भैया वो भी लोग पढ़ लें, तभी मज़ा आएगी। तो मैंने एक चैप्टर इस नए सेशन के लिए पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में भी वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगी तो उसके साथ मिलेंगे, या फिर सरफेस केमिस्ट्री होगी। ठीक है, तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।